अंतिम निर्णय। जीवन में ऐसा भी पल आएगा, उसने सोचा न था। वह ऐसे पल आकर रुक गई थी जिस पल उसे निर्णय लेना अनिवार्य हो गया था। निर्णय उसके पक्ष में भी हो सकता था और विपक्ष में भी। उसके निर्णय से उसका भावी जीवन प्रभावित होगा, पारिवारिक जीवन भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। निर्णय के दूरगामी परिणाम भी होंगे, पर कुछ परिणाम तो तुरंत होंगे। इसके लिए उसे तैयार रहना पड़ेगा। जीवन में ऐसी परिस्थितियां क्यों आती है? अनचाही और अनपेक्षित स्थिति उसकी स्वयं की निर्मित तो नहीं है। क्यों वह दूसरे के हाथों की कठपुतली बने? कठपुतलीकार जैसे भी उसे नचाए वह नाचती जाए? नहीं, वह कठपुतली नहीं बनेगी। पुरुष होने के नाते उसका पति हर बार उस पर अपना हक ही जमाता रहेगा, अपनी इच्छा अनिच्छा के अनुसार उसे झुकाता रहेगा। नहीं, वह झुकेगी नहीं। नीना सोचते सोचते थक गई। उसे जीवन पथ पर भी आश्चर्य होने लगा। क्यों हम ऐसी जगह आकर रुक जाते हैं या रोक दिए जाते हैं? मनुष्य की इच्छा सर्वोपरि क्यों नहीं होती? क्यों हम अपनी इच्छा अनुसार कर्म नहीं कर सकते? दूसरों के मत, इच्छा और निर्णय के आगे झुकने वाली स्थिति क्यों पैदा हो जाती है? इच्छा अनुसार कर्म नहीं कर सकते? सही गलत, भला बुरा, कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय लेना हमारा अधिकार क्यों नहीं रह जाता? दूसरों के मत, इच्छा और निर्णय के आगे झुकने वाली स्थिति क्यों पैदा हो जाती है? नीना का विवाह हुए 2 वर्ष से अधिक का समय बीत गया है। पिता की इकलौती संतान थी वह। अपनी मन मर्जी से पढ़ी, समाजशास्त्र में एमए पास हुई, विवाह हुआ उसी की पसंद से। उसे सरकारी नौकरी भी मिली। के पति ने नौकरी छोड़ने की शर्त रखी, पर उसने नहीं मानी, क्योंकि विवाह के बाद आर्थिक रूप से पति पर निर्भर रहना उसे पसंद न था। पति मान गया। उसका पति एक गैर सरकारी कारखाने में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर काम करता था। पर्याप्त कमाई थी। नीना के पिता और उसके सास ससुर दूर गांव में रहते थे। विवाह के बाद 2 वर्ष तक संतान नहीं होगी। पति के इस मत से वह सहमत हो गई थी और पति को सहयोग भी देती आई थी। परंतु अब तो वह गर्भवती हो चुकी थी। 3 माह का गर्भ उसके पेट में पल रहा था। पति चाहता था भ्रूण परीक्षण करवा लिया जाए। भ्रूण यदि लड़का हो तो उसे जन्म दिया जाए और लड़की हो तो गर्भपात करवा दिया जाए। नीना उसके लिए तैयार नहीं थी। भ्रूण परीक्षण हालांकि सरकार ने अवैध घोषित कर दिया था, पर लुके छुपे कुछ डॉक्टर मनमानी फीस ले ही रहे थे। नीना तो लड़की को जन्म देने में भी प्रसन्न थी, पर उसका पति नहीं चाहता था उस लड़का ही हो। नीना की जिद नहीं थी, पर पति की थी। नीना पर उसका पति सुरेश जोर डाल रहा था कि वह डॉक्टर के पास जाकर भ्रूण परीक्षण करवा ले। एक दिन सुरेश ने जब बहुत जोर दिया तो नीना खींच उठी। तुम्हें संतान के रूप में लड़की का जन्म क्यों पसंद नहीं है? लड़की अपने साथ जमाने भर के खर्चे लेकर आती है। सुरेश ने अपने मन की बात कही नीना के प्रश्न के उत्तर में। और लड़का नहीं लाता? ऐसा तो नहीं, पर वह अपने दहेज में सारा खर्च वसूल कर लेता है, जैसे आपने मेरे पिता से वसूल कर लिया था। यह तो जग की रीत है। तुम्हारा इतना पढ़ना लिखना, इतनी शिक्षा और डिग्रियां व्यर्थ है। यदि ऐसे विचार रखते हो तो क्यों अपनी पसंद के पीछे अपने घृणित इरादे छिपा रहे हो? कह दिया ना कि मुझे लड़का चाहिए और लड़की नहीं चाहिए। यह भी कैसी सोच है कि हर दंपति यदि संतान के रूप में लड़के को ही जन्म देते रहेंगे तो प्रकृति ने लड़कियों और लड़कों का जो अनुपात बनाया है उसका संतुलन बिगड़ेगा नहीं। मान लो 996 लड़के पैदा होते हैं तो 100 लड़कियां पैदा होती है। 16 लड़के जन्म के बाद मर जाते हैं। इन 16 लड़कों में हमारा भी लड़का हो तो क्या करोगे फिर? दूसरी बार भी वही करेंगे, भ्रूण परीक्षण करवाकर लड़का ही पैदा करेंगे। मतलब हर बार प्रयत्न करते रहोगे, हर बार गर्भवती होने पर भ्रूण परीक्षण करवाते रहोगे और लड़की हुई तो उसे मारते रहोगे। यही कहना चाहते हो ना? बिल्कुल सही है तुम्हारा सोचना, पर इसके लिए मैं कतई तैयार नहीं हूँ और न भविष्य में तैयार होऊंगी। क्या तुम अपने पति की इच्छा की
अवहेलना करती रहोगी? हिंदू पत्नी होने के बावजूद भी? जब तक तुम लड़का और लड़की के बीच फर्क करते रहोगे, जब तक लड़के की ही कामना करते रहोगे, जब तक लड़के को लड़की से श्रेष्ठ समझते रहोगे, तब तक सच बताओ, क्या तुम्हें लड़के की कामना नहीं है? कामना नहीं है ऐसे मैंने कब कहा है? पर लड़का ही हो, मेरा ऐसा हट नहीं है। और फिर क्या संसार में तुम्हारी इच्छा ही सब कुछ है? क्या यह संसार तुम्हारी इच्छा से संचलित होता रहेगा? संस्कार हमारी इच्छा से चले या न चले, हमें इच्छा करने का अधिकार है। क्यों हम यह अधिकार छोड़ दें? कभी यह भी सोचा है, हर पति पत्नी लड़के की ही कामना करते रहे और लड़के को जन्म देते रहे, तो लड़कों का ब्याह किससे करोगे? लड़कियों की कमी नहीं है संसार में, पर तुम्हारी इच्छा अनुसार लड़कियों की कमी हो जाएगी समाज में। कहाँ से लाओगे बहू अपने लड़के के लिए? अरे बहुत रईस मूर्ख पड़े हैं इस संसार में, जो लड़कियों को पैदा करते रहते हैं। मतलब अभी भी तुम्हारी इच्छा है किसी रईस मूर्ख की लड़की को बहू बनाकर मोटा दहेज वसूल करने की? बिल्कुल सही है, खूब अच्छे विचार हैं तुम्हारे। अब मेरा भी अंतिम निर्णय सुन लो। मैं किसी भी शर्त पर भ्रूण परीक्षण नहीं करवाऊंगी। लड़की की अपेक्षा लड़के को श्रेष्ठ समझने वाली मान्यता का विरोध करूंगी। देखो, तुम सीमा से बाहर जा रही हो। मैं सीमा से बाहर नहीं जा रही हूँ, तुम जा रहे हो। मैं अपनी सीमा में ही हूँ और रहना भी चाहती हूँ। तुम सीमा तोड़ना चाहते हो। पुरुष हो ना, इसीलिए ही ना। पति की इच्छा के आगे पत्नी झुकेगी नहीं, और जब समस्त स्त्री जाति का अनादर किया जा रहा हो, तब तो बिल्कुल नहीं झुकेगी। तुम्हारा अंतिम निर्णय है यह? हाँ, इस बात पर मैं तुमसे तलाक लेना चाहूँ तो भी। मैं सोच रही थी यह बात तुम कहोगे ही। बहुत समय लगाया इस बात को कहने में। जानती थी इसी बात से तुम मुझे डराओगे, झुकाओगे, पर अब सुन लो, तुम स्वेच्छा से तलाक ले सकते हो। तुम तलाक के लिए तैयार हो? मैं तो इस बात पर तलाक नहीं लेना चाहती, तलाक तो तुम लेना चाहते हो। कैसे पालन पोषण करोगी उस जीव का जो तुम्हारे गर्भ में पल रहा है? मुझे डराने का प्रयत्न मत करो। मैंने सोच लिया है, माँ बनूंगी और अपनी संतान का पालन पोषण करूंगी, पर उसकी हत्या के लिए मैं कभी तैयार नहीं होऊंगी। अकेली अपनी संतान की परवरिश कर लोगी? फिर कह रही हूँ, डर मत दिखाओ, मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। वैसे भी संतान के लिए माँ ही सब कुछ करती है। पति पुरुष होने पर भी आखिर क्या करता है? सिर्फ पैसा कमाकर ही लाता है ना। घर के सारे काम तो स्त्री ही करती है ना। माँ इस धरती पर न होती तो पुरुष की क्या दुर्गत होती। तुम भी तो किसी माँ की ही संतान हो ना, तुम्हारी भी माँ है ना। नीना ने क्रोध के आवेश में यह सब कह डाला। नीना और सुरेश के बीच इस शीत युद्ध की तैयारी बहुत दिनों से चल रही थी। दोनों ने अपने अपने पक्ष के समर्थन में तर्क जुटा कर रहे थे, जो बोल दिए गए थे। तर्कों की समाप्ति करीब करीब दोनों की हो चुकी थी। वार्ता का दौर समाप्त हो चुका था। अब दोनों पक्षों की ओर से कर्म करने की बारी आ गई थी। पहल कौन लेता है, यही देखना है। सुरेश संपूर्ण स्त्री जाति का अपमान निराधार करने पर तुल गया था। पुत्र प्रेम की कामनावश, और नीना स्त्री जाति को अपमान से, निरादर से बचाने का प्रयास कर रही थी। सफलता किसे मिलेगी, यह कहना कठिन है। तुम भी पुरानी मान्यताओं से ऊपर नहीं उठ सकते। मेरी शिक्षा और मान्यता का प्रश्न मत उठाओ। संतान के रूप में मुझे लड़का पसंद है, बस इसके सिवाय कुछ नहीं। कुछ दिनों तक पति पत्नी में इस विषय पर कोई विशेष बातचीत नहीं हुई, और फिर एक दिन सुरेश ने नीना से कहा, अब मैं अपने फैसले को क्रियान्वित करने जा रहा हूँ। किस फैसले को? नीना ने पूछा। वकील से पूछ लिया है, सलाह ले ली है। तलाक के लिए जो कारण है, उनमें से किसी एक पर भी तुम तलाक नहीं ले सकते हो। हाँ, यह बात तो है। तो फिर आपसी समझौते से तलाक हो सकता है। हमारे अपने अपने पक्षों की ओर से दो दो सम्राट व्यक्तियों के गवाह के रूप में हस्ताक्षर मात्र होंगे। तो तुमने अपने गवाह बटोर रखे होंगे, पर मेरे गवाह? मेरे ओर से तो कोई गवाह बनने के लिए तैयार नहीं होगा। तलाक लेना है
तो गवाही तैयारी भी करनी होगी। मतलब तुम्हारा पैसा आदि लेकर जैसे भी हो, यदि हम साथ साथ नहीं रह सकते, भ्रूण परीक्षण करवाने पर एकमत नहीं हो सकते, तो यह सब तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, सोचकर बताऊंगी। नीना ने बात खत्म की। नीना ने अपने दफ्तर की सहेलियों से इस विषय पर बातचीत की। कुछ की राय थी पति की इच्छा मान ली जाए, छोटी सी बात पर तलाक की नौबत न लाई जाए। पर कुछ दूसरी सहेलियों का मत यह था, पति की इच्छा के आगे झुककर स्त्री जाति का अपमान न किया जाए। बात तलाक की आ जाती है तो तलाक ले लिया जाए। नीना दुविधा में पड़ गई थी, क्या करे और क्या न करे, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उस रात नीना ठीक से सो न सकी। उसे अपने 2 वर्ष के वैवाहिक जीवन के सुख याद आने लगे। सुरेश उसे कितना प्यार करता था, भावी जीवन में सपनों का कितना सुंदर संसार दोनों ने मिलकर सजाया था। पर वही सुरेश सब कुछ मिटिया मेट करने पर तुल गया है। फिर दूसरा विचार उसके मन में आता, क्या वह अपने पति को तलाक दे दे? पति के बिना वह अपने भावी संतान का, चाहे लड़की हो या लड़का हो, पालन पोषण अकेले कर सकेगी? इतनी हिम्मत और साहस उसमें है। पर उस दिन बात बात में उसने यह हिम्मत और साहस सुरेश के आगे दिखा दिया था। आज यह कमजोरी उसके मन में कहां से पैदा हो रही थी? परंतु पति के मर जाने के बाद विधवाएं अपनी संतान का पालन पोषण स्वयं करती है कि नहीं? वह भी कर लेगी। हो सकता है उसके गर्भ में लड़का ही पल रहा होगा। फिर पति से झगड़ा और तलाक किस बात के लिए? क्या वे एक बीच का रास्ता नहीं हो सकता है कि यदि वह लड़के को जन्म दे तो सुरेश उसे तलाक देने का विचार छोड़ दे? पर आज तो सुरेश इस बात की गारंटी चाहता है और उसी के लिए वह भ्रूण परीक्षण करवाना चाहता है। क्या वह मानेगा? कभी नहीं। नहीं, नीना भ्रूण परीक्षण नहीं करवाएगी। स्त्री जाति का अपमान और निरादर नहीं करेगी। स्त्री प्रतिष्ठा के लिए वह अपना सब कुछ दांव पर लगा देगी। दूसरे दिन दफ्तर जाते समय सुरेश ने कहा, आज दफ्तर से लौटने के बाद तुम अपना आखिरी फैसला बता देना। क्या तुम मुझसे तलाक लेकर दूसरा ब्याह रचाओगे? नीना ने पूछा। अब तक तो तलाक का है, तलाक के बाद मैं क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा, इन बातों का जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, सुरेश ने कहा। नहीं, मैं यह कहना चाहती थी कि तुमने दूसरा ब्याह किया और तुम्हारी दूसरी पत्नी भी मेरी जैसी निकली, तब क्या तुम उसे भी तलाक दे दोगे? यह उस समय सोचा जाएगा। सुरेश ने अपनी बात खत्म की। फिर वे दोनों अपने अपने दफ्तर चले गए। नीना के मन में एक विचार आया, क्या वह अपनी सारी रितती अपने पिता को समझाकर सुरेश पर तलाक न देने के लिए दबाव डलवाए? पर पिता को वह इस मामले में क्यों घसीटे? तलाक होने पर वह आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होने के कारण पिता पर बोझ नहीं बनेगी। इस बात में सुरेश ने जब अपने माता पिता को नहीं घसीटा है, तो वह भी अपने पिता को क्यों घसीटे? दिन भर वह सोचती विचारती रही। अंतिम निर्णय क्या लिया जाए वह तय नहीं कर पा रही थी। अंत में उसने सोचा, संध्या के समय घर लौटने पर जो भी होगा, जो भी परिस्थिति पैदा होगी, उसके अनुसार कदम उठाएगी। बहुत कुछ तो वह सोच चुकी है, तय कर चुकी है। संध्या के समय जब वह घर लौटी तो सुरेश नहीं लौटा था। हाथ मुंह धोकर उसने चाय बनाई। चाय पीकर वह अपने बिस्तर पर लेट 7 बजे के करीब सुरेश घर आया। उसके पास बहुत से पैकेट थे, खाने पीने के सामग्री ढेर सारी थी, कुछ खिलौने भी थी। नीना ने जब यह सब देखा तो वह कुछ भी समझ न पाई, केवल देखती भर रही। सुरेश ने कहा, उठो, देखो मैं क्या क्या ले आया हूँ। हताश निराश बिस्तर से उठ तो गई, पर उसके मन में कोई उत्साह न था। तो तुम तलाक देने के लिए तैयार हो? हाँ, बड़े जोर से नीना ने कहा, जैसे सुरेश बहरा हो। पर श्रीमती नीना देवी, हमने अपना इरादा बदल दिया है, हम तुमसे तलाक नहीं लेंगे। यह सब क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना? नीना देवी, हमारा दिमाग पूर्णत संतुलित है। हमने कोई नशा भी नहीं किया है। आज पूरे दिन हमने दफ्तर में खूब सोच विचार किया है।
जो स्त्री नारी जाति की इतनी बड़ी समर्थक हो, नारी जाति की प्रतिष्ठा की इतनी चिंता करती हो कि उसके लिए अपने पति को भी छोड़ देने के लिए तैयार हो जाती है, ऐसी पत्नी रूपी स्त्री को हम तलाक नहीं देंगे। हमारी संतान चाहे लड़का हो या लड़की हो, लड़के के लिए हम अपनी माता का त्याग नहीं करेंगे। यह भाषण कहाँ से सीख कर आए हो? बंद करो यह नाटक। यह भाषण नहीं है और न यह हम कहीं से सीख कर आए हैं। हमारी अंतरात्मा ने यह सब कुछ समझा दिया है। अपना मुंह बंद करते हो या नहीं? नहीं, आज हम अपना मुंह बंद नहीं करेंगे। आज हम बहुत से खिलौने भी लाए हैं, उनसे हम खेलेंगे और तब तक खेलेंगे जब तक इस घर में कोई बालक या बालिका उनके साथ खेलने के लिए नहीं आ जाती। सुरेश कहता ही गया। नीना को लगा यह शायद नाटक का अंतिम दृश्य देख रही हो। सुरेश ने नीना को बिस्तर से उठाया और बाहों में भर लिया। नीना की आंखें छलछला आई थी, वह कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। सुरेश ने कहा, नीना, हो सके तो मुझे माफ कर देना। बहुत सख्ती बरती है तुम्हारे साथ, बहुत क्रूरता से व्यवहार किया है तुम्हारे साथ। नीना ने हिम्मत जुटाकर कहा, बंद करो अब अपनी बकवास। नीना अपने पति की बाहों से अलग हुई। सुरेश ने एक खिलौना उठाया और नीना के कानों के पास लगाकर जोर से दबाया। खिलौने की आवाज सुन नीना घबरा गई। फिर दोनों जोर से हंस पड़े।